नमस्कार साथियों, आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube के स्टार एकेडमी चैनल पर। और हम आज बात करेंगे विद्युत धारा के कुछ बचे हुए पार्ट्स पर। हमने जो पीछे पढ़ा था वो विद्युत धारा का एक किताबी मार्ग था। अब हम पढ़ेंगे जो विद्युत धारा हमारे घरेलू दैनिक जीवन में उपयोग में आती है, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो देखो, विद्युत धारा दो प्रकार की होती है। दो प्रकार की होती है। पहली होती है दिष्ट धारा और दूसरी होती है प्रत्यावर्ती धारा। एक होती है दिष्ट धारा, दूसरी होती है प्रत्यावर्ती धारा। तो देखो, दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा, हमारे जो घरों में जो धारा आती है वो हमेशा प्रत्यावर्ती धारा होती है और उसे हम एसी से भी लिखते हैं। अर्थात एसी का मतलब होता है अल्टरनेटिव करंट। और जो दिष्ट धारा होती है वो डायरेक्ट करंट होता है। दिष्ट धारा बैटरियों में होती है, बैटरी में दिष्ट धारा होती है। और जो प्रत्यावर्ती धारा है वो हमारे घरों में सीधी तारों के माध्यम से आती है। ठीक है, अब देखो, दिष्ट धारा का जो ग्राफ होता है, यह दिष्ट धारा ग्राफ है। तो इस धारा का ग्राफ जो है वो सीधा रहता है, इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, अर्थात ये सीधे एक सिंगल वे में चलता है। लेकिन हम बात करिए दिष्ट धारा का है, डीसी का है ग्राफ, और हम बात करें किसकी, अल्टरनेटिव की, या अर्थात एसी की बात करें तो इसमें जो ग्राफ है वो ऐसे चलता है, अर्थात इसमें फ्रीक्वेंसी होती है। क्या होती है? फ्रीक्वेंसी। अब देखो, हमारे घरों में 220 से 240 वोल्टेज आती है। हमारे घरों की जो लाइट होती है उसकी 220 से 240 वोल्टेज होती है। ठीक है, हमारे घरों की विद्युत धारा की आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है। कितनी होती है? 50 हर्ट्ज होती है। ठीक है, अब देखो, हमारे घरों में फ्यूज लगे हुए होते हैं। जो मीटर होता है, ये मीटर है, मीटर से तार निकाल के यहाँ पे दो फ्यूज लगाए जाते हैं। फ्यूज को हम हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। इन दोनों फ्यूज को हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। घरों में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। फ्यूज तार को श्रेणी क्रम में, फ्यूज तार को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अब देखो, हमारे घर की जो फिटिंग होती है, पंखे की, लाइट की, कोई भी उपकरण हो इलेक्ट्रॉनिक्स, उसकी जो फिटिंग्स हम करते हैं वो हमेशा समांतर क्रम में होती हैं। घरों की फिटिंग हमेशा समांतर क्रम में होती है। इसे पार्श्व क्रम भी बोलते हैं। पार्श्व क्रम, समांतर क्रम, पार्श्व क्रम एक ही बात है, ध्यान रखना। समांतर क्रम को ही पार्श्व क्रम कहते हैं। अब देखो, मैं आपको एक बात बता दूं कि समांतर क्रम क्या होता है और श्रेणी क्रम क्या होता है। तो समांतर क्रम, श्रेणी क्रम में क्या होता है कि श्रेणी क्रम में जैसे सभी लाइटें, पंखे, फ्रिज ये श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हो तो
एक बटन चालू करने से सभी पंखे, सभी लाइट्स और सभी फ्रिज चालू हो जाते हैं, तो उसे श्रेणी क्रम में कहते हैं। अर्थात एक ही तार से सभी जुड़े हुए होंगे। देखो यहाँ पे ये बल्ब लगा दिया हमने, फिर आगे ये पंखा लगा दिया, फिर आगे मान लो कोई भी और उपकरण है, जैसे फ्रिज है, कुछ भी हो, ये सब एक ही तार से जुड़े होंगे और इनका एक ही स्विच होगा। तो एक ही स्विच से सभी चालू होंगे, तो इसे कहते हैं श्रेणी क्रम। लेकिन ऐसा हमारे घरों में नहीं होता है, क्योंकि बल्ब का हमारे घर में अलग बटन होता है, पंखे का अलग बटन होता है और फ्रिज का अलग बटन होता है। जिसका अलग अलग बटन हो उसे समांतर क्रम कहते हैं या पार्श्व क्रम कहते हैं। अतः हमारे घरों में जो फिटिंग्स होती है वो समांतर क्रम या पार्श्व क्रम में होती है। ठीक है, अब देखो दो आपने नाम सुने हैं, एक तो वोल्टेज और एक करंट। वोल्टेज क्या होता है और करंट क्या होता है उसको हम समझते हैं। करंट होता है उसे धारा कहते हैं, और धारा में क्यों होता है, क्यों आवेश, और इस आवेश में 1 एम्पियर में धारा जो होती है ना वो 1 कूलाम, 1 सेकेंड में 1 कूलाम बहती है। ठीक है, अब देखो 1 एम्पियर में हम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है ना उसे धारा कहते हैं, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह। अब 1 एम्पियर में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, तो देखो 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इतने 1 एम्पियर में धारा अर्थात इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1 एम्पियर धारा में 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। अब देखो हमारे घरों में जो धारा बहती है, हमारे घर में जो धारा बहती है, घर में धारा 5 एम्पियर की आती है सिंगल फेज में, सिंगल फेज में, सिंगल फेज में 5 एम्पियर की धारा। ठीक है, तो देखो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 इंटू 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन, इतनी धारा बहती है, इतने इलेक्ट्रॉन बहते हैं हमारे घरों में। तो जैसे हम किसी तार को छूते हैं तो करंट लगता है, एक झटका महसूस होता है, वो इसी वजह से होता है। देख लो अब कितना पावर है इसका। अब हम बात करते हैं वोल्टेज की। ये वोल्टेज क्या चीज है? वोल्टेज देखो 2 बिंदु होते हैं, ए बिंदु और बी बिंदु। इस बिंदुओं के बीच में आवेश अर्थात इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इनको धक्का मारने के लिए अर्थात पुश करने के लिए जो पीछे से बल लगाया जाता है वो होता है वोल्टेज। जितना ज्यादा वोल्टेज होगा उतना ज्यादा बल लगेगा, इलेक्ट्रॉनों पे धक्का मारेंगे तो इलेक्ट्रॉन प्रवाह करेंगे। ठीक है, हमारे घरों में हमें पता है कितना होता है, 220 वोल्टेज होता है। जब इनके 220 वोल्टेज का इलेक्ट्रॉनों को धक्का लगेगा, बल लगेगा आगे की ओर, तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन आगे की ओर प्रवाह करेंगे और धारा का प्रवाह होगा। हम सुनते भी हैं 440 वोल्ट का अलग है करंट, तो 440 वोल्ट का एक साथ लगेगा तो इलेक्ट्रॉन बहुत ही ज्यादा से प्रवाह स्पीड से करेंगे। ठीक है, सामान्यतः हमारे घरों में सिंगल फेज होता है और उसमें 5 एम्पीयर की धारा बहती है। अब मान लो कहेंगे, आपने सुना होगा 3 फेज, 3 फेज। तो 3 फेज में क्या होता है, 3 फेज में 5 इंटू 3 अर्थात 15 एम्पीयर की धारा प्रवाह होती है। जैसे पानी चलाने की मशीन होती है, आटा पीसने की चक्की होती है, या और भी कोई ऐसी वगैरह होती है, तो वो 3 फेज की होती है। और 3 फेज में वो क्या होता है, कितनी धारा लेती है, 15 एम्पीयर की धारा लेती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं वास्तव में तारों में धारा प्रवाह कैसे होती है, कैसे वापस आती है, उनके बारे में हम अध्ययन करते हैं, देखते हैं। देखो हम देखते हैं कि हमारे घर में स्विच में 3 पॉइंट होते हैं, स्विच में 3 पॉइंट होते हैं। एक ऊपर पॉइंट होता है, एक ये होता है और एक ये होता है। तो देखो इनमें से एक तो होता है फेज, एक होता है न्यूट्रल और ये होता है अर्थिंग का।
ठीक है, अर्थात इसे भू संपर्कित किया जाता है। ये फेज होता है, ये न्यूट्रल होता है। अब जो फेज होता है ना, जो फेज है, इसे फेज को हम क्या कहते हैं? जिंदा तार कहते हैं, जिंदा तार या हॉट तार। ठीक है, इसे मेन लाइन भी कहते हैं, मेन लाइन। अगर जो फेज होता है ना, फेज तार है, उसमें से धारा का प्रवाह होता है, ये धारा का जाने का रास्ता है। ठीक है, और जो न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल में हमेशा धारा का आने का रास्ता होता है। फेज से धारा जाती है और न्यूट्रल से धारा वापस आती है। हम देखते हैं कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण है, उसके क्या होते हैं? दो तार लगे हुए होते हैं, हम वो जानते हैं। तो उसमें से एक फेज होता है, एक न्यूट्रल होता है। एक फेज होगा, एक न्यूट्रल होगा। तो न्यूट्रल फेज में से धारा जाएगी और न्यूट्रल में से धारा वापस आएगी। देखो, कोई भी वस्तु हो, उसे जाने का रास्ता और आने का रास्ता जब तक नहीं मिलेगा ना, तब तक धारा का प्रवाह नहीं होगा, वहां का वहीं रुक जाएगा। जैसे जाने का रास्ता है, आने का रास्ता नहीं है, तो धारा का प्रवाह नहीं होगा, यहीं कट जाएगा वो। ठीक है, तो जाने का रास्ता भी चाहिए तो आने का भी रास्ता चाहिए। जैसे हम सांस लेते हैं, जैसे सांस ले रहे हैं वैसे वापस छोड़ भी रहे हैं। तो हम सांस लेते हैं तो जितना जरूरी सांस लेना है उतना ही आवश्यक छोड़ना भी है। उसी प्रकार धारा का लेना आवश्यक जितना है उतना ही वापस छोड़ना भी है। ठीक है, अब हम इस पॉइंट की बात करते हैं जो ऊपर लगा हुआ होता है पॉइंट, इसे अर्थिंग कहते हैं, अर्थात भू संपर्कित कहते हैं। ये क्या काम आता है, इसे देखो हम समझते हैं। जैसे कोई फ्रिज है, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण है, वो दो तारों से जुड़ा हुआ है। जैसे यहां पे कोई फ्रिज लगा हुआ है, ये है फ्रिज। अब ये फ्रिज फेज और न्यूट्रल से जुड़ा हुआ है। अब मान लो कहीं से फेज इसके टच होके कट जाए, तो इसमें क्या होगा? धारा का प्रवाह फ्रिज में होने लग जाएगा। फ्रिज में होने लगने से पूरी फ्रिज की बॉडी में क्या हो जाएगा? करंट आ जाएगा। अब हम इस फ्रिज को छुएंगे तो क्या होगा? करंट हमें लगेगा, हमें झटका लगेगा। क्यों? क्योंकि हम एज ए न्यूट्रल का काम करेंगे। जैसे हम धरती से टच है और फेज इसमें है, फेज को क्या मिलेगा? न्यूट्रल। न्यूट्रल मिलती है, वो क्या मारेगा? हमें करंट मारेगा। तो इसलिए इस करंट को रोकने के लिए क्या लगाया जाता है? एक तार निकाला जाता है जो इसकी बॉडी से फ्रिज से टच होता है और इसे धरती में लगा दिया जाता है। इसे कहते हैं भू संपर्कित। अर्थात ये क्या काम करता है? ये इस फ्रिज के ऊपर जितना भी आवेश होता है, जितना भी करंट होता है, ये इसको पूरा का पूरा सोख लेता है और धरती में भेज देता है। और धरती में चाहे कितनी ही करंट भेज दो आप, कोई फर्क नहीं पड़ता धरती को। इसलिए ये जो तार ऊपर वाला होता है, इसमें से तार निकाल के अर्थिंग कर दिया जाता है, भू संपर्कित किया जाता है, जिसको धरती के अंदर प्लेट के अंदर खड्डा खोद के और प्लेट के अंदर डाल दिया जाता है और एक ऊपर तार जोड़ दिया जाता है, जिसे भू संपर्कित कर दिया जाता है। अब तीनों तारों को इसमें डाल देंगे और फ्रिज पे कोई एक्स्ट्रा चार्ज होगा फ्रिज की बॉडी पे, तो वो सीधा सीधा कहां चला जाएगा? धरती के अंदर, और हमें करंट नहीं लगेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? देखो, हम बात करते हैं अब जो फेज तार होता है। फेज तार हमेशा हम लाल रंग का लगाते हैं, रेड का। फेज तार होता है वो हमेशा रेड कलर का होता है। ठीक है, न्यूट्रल
न्यूट्रल हम हमेशा ब्लैक लगा देते हैं, येलो लगा देते हैं, ठीक है। और जो अपना भू संपर्कित होता है अर्थात अर्थिंग का तार होता है, अर्थिंग का जो तार होता है ना उसे हमेशा ग्रीन कलर का लगाते हैं। ये ध्यान रखने की बात है। न्यूट्रल को ब्लैक येलो से, अर्थिंग को हमेशा ग्रीन से लगाते हैं और फेज को हमेशा रेड कलर से लगाते हैं, ठीक है, ताकि जो भी कोई इलेक्ट्रिशियन हो उसे समझने में कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। वो रेड कलर देखते ही समझ जाएगा ये फेज है, ये जिंदा तार है, इसमें करंट बह रहा है। न्यूट्रल है तो ये ब्लैक कलर का है, येलो है तो ये न्यूट्रल होगा, अर्थिंग का है तो वो समझ जाएगा ये ग्रीन है तो ये अर्थिंग का तार है। ऐसे ये चीजें नॉर्मल हमारे घरों में देखने को हमें मिलती है, ठीक है। अब कभी कभी हमने देखा है कि क्या होता है कि हमारे घरों में शॉर्ट सर्किट होता है। शॉर्ट सर्किट, ये शॉर्ट सर्किट क्या चीज है देखते हैं। इसे हिंदी में, ये इंग्लिश में नाम है शॉर्ट सर्किट और इसका हिंदी में नाम होता है लघु पथन। लघु पथन। तो इसमें क्या होता है, जब कोई दो तार होते हैं, ठीक है, दो तार होते हैं, एक तो होता है फेज और एक होता है न्यूट्रल। जब ये तार आपस में टच हो जाते हैं, जब ये तार आपस में टच हो जाते हैं तो क्या होता है, इनका जो प्रतिरोध है, रेसिस्टेंस है, जो प्रतिबाधा है, इन तारों का जो प्रतिरोध है, रेसिस्टेंस है, प्रतिबाधा है, अर्थात इलेक्ट्रॉनों को बहने से जो रोकता है उसे प्रतिरोध कहते हैं। और इनका प्रतिरोध होता है, जब ये दोनों आपस में टच होते हैं तो इनका रेसिस्टेंस, जो प्रतिरोध है, प्रतिरोध शून्य हो जाता है। प्रतिरोध शून्य हो जाता है, प्रतिरोध शून्य हो जाता है। प्रतिरोध शून्य हो जाता है तो आपको पता है जब प्रतिरोध शून्य होगा तो धारा का प्रवाह बहुत अधिक हो जाएगा। प्रतिरोध शून्य होने के कारण क्या होगा, धारा का प्रवाह बहुत अधिक हो जाएगा, अर्थात चालकता बढ़ जाएगी। चालकता बढ़ जाएगी तो ये जो तार है वो धारा का प्रवाह को झेल नहीं पाएगा, ठीक है। और झेल नहीं पाने के कारण क्या होगा, इस यहाँ पे आग लगेगी। आग लगेगी, गर्म होके क्या करेगा, ये आग पकड़ लेगा और यहाँ पे जल जाएगा। इसलिए यहाँ पे लघुपथन होता है। और हम देखते हैं घरों में जब शॉर्ट सर्किट होता है तो आग लग जाती है। वो इसी वजह से लगती है क्योंकि वहां पे प्रतिरोध का मान शून्य हो जाता है और धारा का प्रवाह बहुत अधिक हो जाता है, चालकता तार की बहुत बढ़ जाती है। इसलिए वहां पे धारा के प्रवाह को तार झेल नहीं पाता है और पिघल के गर्म होके वो आग पकड़ लेता है। यही कारण है शॉर्ट सर्किट का। अब हम देखते हैं कभी कभी कि हमारे जो खंबे होते हैं, खंबे पे तार लगे होते हैं और तार पर चिड़ी पक्षी ये सब कुछ बैठे हुए होते हैं। तो हम सोचते हैं कि इनको करंट क्यों नहीं आता है, ठीक है। तो देखो, करंट आने के लिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर धारा कहीं से जा रही है तो उसे वापस रास्ता आने का भी चाहिए, तभी करंट का प्रवाह होगा, वरना करंट का प्रवाह नहीं होगा। अब चिड़ी पक्षी कौवा कुछ भी जो बैठा है वो हमेशा सिंगल तार पे बैठता है, एक ही तार पे बैठता है। तो एक ही तार पे बैठने के कारण उनको जो धारा है उसको वापस जाने का रास्ता नहीं मिलता है, अर्थात उसे न्यूट्रल नहीं मिलता है, ठीक है। न्यूट्रल नहीं मिलने के कारण इनको करंट नहीं लगता है। लेकिन इसी पक्षी के अगर कोई पंख है या कोई पूंछ है वो दूसरे तार को टच हो जाए तो इसमें देखो करंट तो आता है इसमें, लेकिन न्यूट्रल नहीं मिलने के कारण इसे करंट महसूस नहीं होता है। अब देखो, इसको ये टच कर जाएगा दूसरे तार को, तो टच करते ही धारा को इसमें से वापस जाने का रास्ता मिल जाएगा। वापस जाने का रास्ता मिलते ही इसे करंट लगेगा। यही कारण होता है। अब हम हमारे घरों में इलेक्ट्रिशियन को देखते हैं, वो इलेक्ट्रिशियन क्या करते हैं, जो ये फेज होता है, जो जिंदा तार होता है, इसको क्या करते हैं, पकड़ लेते हैं, पकड़ के जोड़ देते हैं सीधा। लेकिन क्या करते हैं, वो नीचे चप्पल पहन के रखते हैं और जो न्यूट्रल है, कोई भी अर्थिंग है, उससे दूर रहते हैं, उसको टच नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें खुद में करंट है। जो वो फेज तार को पकड़ेंगे तो खुद में करंट है, लेकिन लगेगा नहीं। कब तक नहीं लगेगा? जब तक वो न्यूट्रल के टच में नहीं आएगा। अगर न्यूट्रल के टच में आ गया ना, न्यूट्रल के टच में आते ही करंट को जाने का रास्ता मिल जाएगा और करंट को जाने का रास्ता मिलते ही उसे करंट मारेगा। इसलिए वो हमें बोलता है कि क्या, कि थोड़े दूर रहो, ठीक है।
तो फेज में क्या होता है, करंट, और इलेक्ट्रिशियन फेज को पकड़ता है लेकिन उसे करंट नहीं आता है, क्योंकि उसे रास्ता नहीं मिलता है। किसको? करंट को वापस जाने के लिए। वापस जाने के लिए रास्ता नहीं मिलेगा तो करंट उसे नहीं लगेगा, इसलिए वो न्यूट्रल से दूर रहता है। अगर वो भी न्यूट्रल को टच कर ले तो इलेक्ट्रिशियन को भी करंट आ सकता है। ठीक है, अब देखो हम देखते हैं कि हमारे घरों के आसपास ट्रांसमीटर लगाए जाते हैं। वो ट्रांसमीटर क्यों लगाए जाते हैं वो समझते हैं। देखो, जो सब स्टेशन होते हैं, पावर स्टेशन, देखो पहले होता है एक स्टेशन जहां पे क्या आती है, करंट आता है। ये मान लो जहां पे उत्पादन हो रहा है, बिजली का उत्पादन हो रहा है। यहां से बिजली उत्पादन हो रही है, कितने में आएगी? 33,000 वोल्टेज आएगी। ठीक है, इनके पास करंट कितना आता है? 33,000 वोल्टेज में आता है। फिर ये जो स्टेशन होते हैं ये सब स्टेशन को वितरित करते हैं कितने में? 22,000 वोल्टेज में। सब स्टेशन, और सब स्टेशन जो होता है वो पावर स्टेशन में 11,000 वोल्टेज का करंट सप्लाई करता है। और 11,000 से हम देखते हैं कि हमारे घरों के आसपास में क्या लगा होता है? ट्रांसमीटर लगा होता है। क्या 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 होता है? ट्रांसमीटर। हम देखते हैं, जैसे हम ट्रांसफार्मर भी बोलते हैं, ट्रांसफार्मर भी बोलते हैं इसे। दोनों नाम अपने को सुनने को मिलते हैं, ट्रांसफार्मर या ट्रांसमीटर। ये ट्रांसफार्मर या ट्रांसमीटर क्या होता है? ये 11,000 वोल्टेज लेता है और इसे कन्वर्ट कर देता है। कितने में कन्वर्ट कर देता है? हमें कितनी चाहिए? हमारे घरों में हमें 220 वोल्टेज ही चाहिए, 220 या अधिकतम 240। इससे ज्यादा अगर वोल्टेज आ गई ना घर में तो हमारे बिजली के जो भी उपकरण है वो जल सकते हैं। तो हमारे नॉर्मल घरों में 220 से 240 वोल्टेज होनी चाहिए। तो अब देखो, यहां से बिजली आती है वो 33,000 वोल्टेज में आती है, फिर यहाँ पे 22,000 वोल्टेज में, फिर यहाँ पे पावर स्टेशन में 11,000 वोल्टेज में, फिर 11,000 वोल्टेज को छोड़ दिया जाता है कहाँ पे? ट्रांसफार्मर के ऊपर। हर मोहल्ले, हर गलियों में लगा के एक एक मोहल्ले में एक एक दो दो ट्रांसफार्मर लगाया जाता है और वहां से 11,000 वोल्टेज भेज जाती है और ट्रांसफार्मर इसको चेंज करता है 220 से 240 वोल्टेज में। फिर ये 220 से 240 वोल्टेज हमारे घरों में सीधे तारों से आती है। अगर हम सीधे 11,000 वोल्टेज में तार घरों के सीधे जोड़ ले तो हमारे बिजली के सभी उपकरण जल सकते हैं। ठीक है, ये सावधानीपूर्वक ध्यान रखना चाहिए। अब देखो, आप यहाँ पे एक गौर करो, यहाँ पे 33 है, यहाँ पे 22 है और यहाँ पे 11 है। ठीक है, इनको एक 11 के गुणांक में लिया गया है, अर्थात 11 का एक तरीके से पहाड़ा बोल सकते हैं। 11, 22, 33 ये क्यों लिया जाता है? हम जानते हैं, देखो एक बात, कि हम एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक कोई धारा का प्रवाह करते हैं तो 100% अर्थात वहां पे नहीं पहुंचती है, उसकी कुछ ना कुछ रास्ते में क्षति होती है, अर्थात उसमें कमी होती है। मान लो जैसे हम सब स्टेशन यहां से भेजी, कितनी भेजी? 33,000 भेजी, 33,000 वोल्टेज, अर्थात इसे 33 केवी भी बोलते हैं, 33 किलो वोल्टेज। ठीक है, इसे 33 केवी भी बोलते हैं, इसे 22 केवी भी बोलते हैं, अर्थात 22 किलो वोल्टेज, इसे 11 केवी भी बोलते हैं। हम 33,000 भेजेंगे यहां से सब स्टेशन को, तो यहां पे सिर्फ और सिर्फ 22 केवी ही बचेगी। ठीक है, और इस 22 केवी को आगे हम भेजेंगे तो 11 केवी ही बचेगी। फिर 11 में से क्या होगा? जो ऊपर की 1000 वोल्टेज है, हमको क्या चाहिए? 100% चाहिए। हमको कितनी चाहिए? 100% चाहिए। 100% चाहिए तो इसमें क्या होता है? 10% का लॉस होता है। हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर विद्युत धारा को भेजते हैं
तो उसमें 10% का लॉस होता है, इसलिए हम पहले से कितने प्रतिशत लेके चलते हैं, 110% लेके चलते हैं, ताकि 10% का लॉस हो जाए और जो 100% विद्युत धारा है वो हमारे घरों तक पहुंच जाए। इसलिए इसे 11 के गुणांक में लिया जाता है। समझ गए होंगे आप इस बात को।